Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 12th January 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about population control strategy that must be adopted by India. And this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 द्वारा रिलीज किया हुआ डाटा स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू टोटल फर्टिलिटी रेट को एक बार देखना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट. टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है ऑन एन एवरेज एक कपल के कितने बच्चे होंगे, एक हस्बैंड और वाइफ के कितने बच्चे होंगे ऑन एन एवरेज, या मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोर अप बाय अ कपल इन अ कंट्री, उसको कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट. तो अगर ओवरऑल इंडिया के टोटल फर्टिलिटी रेट की बात की जाए तो इन 2015-16 जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 कराया गया था उस टाइम में टोटल फर्टिलिटी रेट वाज 2.2, वो घट करके 2 पे आ चुका है. जबकि आपको जानना चाहिए कि रिप्लेसमेंट रेट इज़ 2.1. इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज अगर एक कपल को 2.1 बच्चे हों, यानी कि 10 कपल हों, 10 मदर हों, उनको 21 बच्चे हों, यानी कि मीन एक मदर को 2.1 बच्चे हों, तो उसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट. मतलब अगर इतना हो जाए तो फिर पॉपुलेशन उस देश की स्टेबलाइज हो जाती है, उसके आगे उस देश की पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है. तो मुद्दा ये है कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ चुकी है. इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इंडिया का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा और कुछ टाइम बाद नीचे भी गिरेगा. ओवरऑल इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट आप देखिए 2.2 से घट के 2 आ चुकी है. अगर पूरे इंडिया भर में बात की जाए तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसकी टोटल फर्टिलिटी रेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, समवेयर क्लोज टू 3. वहीं अगर आसाम की बात की जाए तो आसाम की भी टोटल फर्टिलिटी रेट अब घट करके 2.2 से घट के 1.9 पे आ चुकी है. मतलब आसाम का भी ओवरऑल पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो चुका है. अब इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है और जिस तरह से सोचा जा रहा था, जिस तरह से कई सारे एक्सपर्ट्स लगभग 10-15 साल पहले लिखते थे कि इंडिया विल सी अ मैसिव पॉपुलेशन ब्लास्ट एंड दैट विल बी अ काइंड ऑफ डिजास्टर फॉर इंडिया, ऐसा नहीं हो रहा है. तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेज भी हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए और पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी को, उस चैलेंजेस को समझ के हमें आगे मैनेज करना चाहिए. अदरवाइज वी मे फेस प्रॉब्लम्स द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स चाइना इज़ फेसिंग इन करेंट टाइम्स. तो इंडिया नीड्स टू लर्न फ्रॉम चाइनाज मिस्टेक इन इट्स पॉपुलेशन कंट्रोल प्लानिंग. तो चाइना ने क्या गलती की उसको एक बार ज़रा समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि इंडिया उससे क्या सीख सकता है. देखिए चाइना के अंदर आपको पता अभी भी चाइना दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है. तो चाइना के अंदर जब पॉपुलेशन ब्लास्ट हो रहा था, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, तो चाइना अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी इन 1980. तो जिन लोगों के भी एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे होते थे उनके ऊपर हेवी फाइन लगाती थी चाइनीज़ सरकार. गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलते थे वैसे लोगों को, और इस तरीके से वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आई थी चाइना फ्रॉम 1980 टू 2016. तो काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 36 ईयर्स तक वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया चाइना ने. लेकिन धीरे धीरे जब उनकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई, पॉपुलेशन इनफैक्ट डिक्लाइन होने लगी, तो फिर वो मूव कर गए टू 2 चाइल्ड पॉलिसी एंड दे हैड 2 चाइल्ड पॉलिसी फ्रॉम 2016 टू 2021. लेकिन अभी भी लोग अब वहाँ पे एक बच्चे के साथ इतने ज़्यादा वो अकस्टम्ड हो चुके हैं कि अब वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी हैज़ बिकम अ सोशल नॉर्म. अब सरकारों के चाहने के बाद भी वहाँ के लोग जो हैं एक से ज़्यादा बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं इन जनरल. तो इस कारण से 2 चाइल्ड पॉलिसी अलाउ करने के बाद भी ज़्यादातर फैमिलीज वेंट फॉर वन चाइल्ड ओनली. और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे चाइना के अंदर जो बूढ़े लोग हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी, यंग पॉपुलेशन घटने लगा, वर्किंग एज पॉपुलेशन घटने लगा, डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ने लगा. और चाइना की सरकार परेशान होकर के फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी हटा करके दे ब्रॉट 3 चाइल्ड पॉलिसी कि भाई अब 3 चाइल्ड तक रख सकते हैं. ये 3 चाइल्ड पॉलिसी हाल फिलहाल में 2021 में लेकर के आया चाइना ने कि कपल कैन हैव नाउ अप टू 3 चिल्ड्रेन. लेकिन मज़े की बात यह है कि देखिए कोई भी अथॉरिटेरियन सरकार हो जैसे चाइना की है,
वो लोगों को कम बच्चे पैदा करने के लिए तो मजबूर कर सकती है, लेकिन उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती. फ्रॉम वेयर दे विल फाइंड अ लॉजिक कि नाउ यू हैव टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रेन. So this problem is now being faced by China. The problem is, let us see why China is encouraging people to have more kids. Because China is facing some distorted demographic structure. डिस्टॉर्टेड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वहाँ पे बूढ़े लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है. आप देखिए, जैसे यंग एज 0 से 4 साल के बीच में इतने %, 10 से 14 साल में इतने %. तो आप देखिए कि अब बूढ़े लोगों के ऊपर वाले पॉपुलेशन ब्रैकेट में 45-50 वाले में ज़्यादातर जनसंख्या है. तो बूढ़े लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है और इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर या डिस्टॉर्टेड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर. हाई डिपेंडेंसी रेशियो. डिपेंडेंसी रेशियो मतलब जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है यानी कि बूढ़े या बच्चे, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वर्किंग एज पॉपुलेशन. और डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा होने से होता क्या है कि फिर काम करने वाले लोग कम और डिपेंडेंट लोग ज़्यादा, तो उस देश की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. और जब प्रोडक्टिविटी कम होती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हैम्पर हो जाता है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चाइना इज़ नाउ फेसिंग अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इट्स इन्वर्टेड या डिस्टॉर्टेड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर. इसी प्रॉब्लम को कभी कभार नाम दिया जाता है प्रॉब्लम ऑफ 4:2:1 ऑफ चाइना. इतने लंबे समय तक वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने अपना ली कि मान लीजिए कि ये नाना नानी के एक बच्चे, दादा दादी के एक बच्चे और इनके फिर एक बच्चे, तो 3 जनरेशन पहले 4 लोग थे, फिर अगले जनरेशन में 2 आए, फिर उसके अगले में बस 1 आया. 4:2:1 धीरे धीरे इस तरीके से हर जनरेशन में पॉपुलेशन कम होता जा रहा है. वर्किंग एज पॉपुलेशन इस केस में आप देखिए, वर्किंग एज तो बस ये 2 लोग हैं, लेकिन डिपेंडेंट कितने हो गए? 5. तो डिपेंडेंसी रेशियो इज़ क्वाइट हाई. ये 4 बूढ़े लोग और 1 बच्चा, तो डिपेंडेंसी रेशियो इज़ क्वाइट हाई. तो अब ज़रा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि चाइना से गलती कहाँ हुई. तो चाइना ने यहाँ मिस्टेक कर दी कि उसने वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म को काफ़ी लंबे समय तक अडॉप्ट किया हुआ था. वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स को अडॉप्ट करने के बाद आफ्टर 1980 उसका टोटल फर्टिलिटी रेट घट करके 2.1 तक आया, यानी कि रिप्लेसमेंट रेट तक आया. फिर 2.1 से घट करके 2 हुआ, 1.9 हुआ. तब तक चाइना रुका नहीं अनटिल टोटल फर्टिलिटी रेट बिकेम 1.7, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हो गया एज़ कम्पेयर टू रिप्लेसमेंट रेट. और इस कारण से उसने उसकी डेमोग्राफी को, जब टोटल फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हो गई तो चाइना की डेमोग्राफी एकाएक से डिस्टॉर्टेड हो गई. तो मुद्दा यह है कि वन चाइल्ड नॉर्म को हमें प्रमोट करना चाहिए या फर्टिलिटी रेट को घटाना चाहिए, लेकिन इतना भी ना घटा दीजिए. जैसे इंडिया अब उस स्टेज में आ चुका है कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो चुकी है. अब ऐसे टाइम में अगर हम और ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे तो हो सकता है कि पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घटने लगे, जैसे चाइना के अंदर प्रॉब्लम फेस हो रहा है, और डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ने लगे. तो कहीं ना कहीं हमें जाकर के पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने पे फोकस करना चाहिए रादर दैन डिक्रीजिंग इट इन अ शार्प मैनर व्हाट चाइना डिड. तो चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म को इतना इतना फोर्सफुल तरीके से इम्प्लीमेंट किया कि लंबे समय तक तो वहाँ पे लोग वन चाइल्ड रखा, इसलिए टोटल फर्टिलिटी रेट नीचे आई. अब जब धीरे धीरे वहाँ पे वो वन चाइल्ड नॉर्म को हटा रहे हैं, दे हैव ब्रॉट 2 चाइल्ड नॉर्म, फिर भी लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर अब कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो चुका है और इस कारण से लोग अब चाह रहे हैं कि एक ही बच्चे हों. उसके अलावा वन चाइल्ड का जो नॉर्म इतने सालों से चल रहा है वो पॉलिटिकल नॉर्म से सोशल नॉर्म बन चुका है. एंड दैट इज़ वाई पीपल आर नॉट विलिंग टू हैव मोर किड्स, एंड दैट इज़ वाई नाउ चाइना इज़ फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड स्पेशली राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो. और ऐसे हालत में आप मान सकते हैं कि चाइना की इकोनॉमी अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी. और इसी को कहते हैं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कि चाइनाज इकोनॉमी हैज़ पीक्ड अप. तो उसने अपना पीक देख लिया है, अब उसको नीचे ही जाना होगा, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होगी तो नेचुरली उस इकोनॉमी का ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं सकता. सो चाइना इकोनॉमी हैज़ ऑलरेडी पीक्ड अप एंड नाउ इट विल फर्दर डिक्लाइन. China is no longer or can be no longer considered as a driver of global economy, and that definitely provides opportunity for India since India has a large number of young population. चाइना के अंदर यंग पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, डिपेंडेंसी रेशियो राइज कर रहा है. तो देखिए चाइना के हालात कहाँ हैं. आप देख सकते हैं कि चाइना का एवरेज जो एज है दैट इज़ समवेयर क्लोज टू 38 to 39 ईयर्स.
वहीं अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप की हालत तो और भी बुरी है। यूरोप का जो एवरेज एज है दैट इज़ समवेयर क्लोज टू 45-46 ईयर। जर्मनी, फ्रांस जैसे डेवलप देशों का एवरेज एज लिया जाए तो दैट इज़ 47 ईयर्स। तो मतलब मुद्दा ये है कि द एज मीन एज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज़ ऑन द हाइयर साइड, यानी कि वहाँ पे वर्क जो लोगों की एवरेज एज है वो हाइयर साइड पे है, यानी कि उनकी वर्किंग प्रोडक्टिविटी वो कम हो रही है, क्योंकि ज़्यादा एज में धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी तो ऑफकोर्स कम होती है। तो जो यंग कंट्रीज़ हैं उनको नेचुरल एडवांटेज, और यहाँ पे इंडिया एक एडवांटेजियस पोजीशन में है। मीन एज ऑफ इंडिया इज़ ओनली 28 ईयर्स, और धीरे धीरे इंडिया की पॉपुलेशन भी स्टैग्नेट हो रही है, रुक रही है। तो मुद्दा ये है कि आने वाला जो 10 से 15 साल का जो टाइम है ये काफ़ी क्रूशियल टाइम है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे यंग एज पॉपुलेशन की पीक है अभी, और इसको हमें सबसे ज़्यादा अभी इस वक्त को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। इस एज को अगर इस आने वाले 10-15 साल में इंडिया अभी यंग रहेगा, अदरवाइज़ 10-15-20 सालों बाद इंडिया की भी जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर होगी वो चाइना जैसी होगी, और चाइना अभी रोक नहीं पाया अपने डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट को, तो वो और भी बुरी हालत हो जाएगी चाइना की। तो मुद्दा ये है कि इंडिया कैन बी कंसिडर्ड एज ए यंग कंट्री कंसिडरिंग एवरेज या मीन एज ऑफ 28 ईयर्स। और ये जो यंग हमारा अभी स्टेचर है ये आने वाले 15-20 साल तक रहेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी विंडो को हमें ठीक से इस्तेमाल करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी भी पॉपुलेशन रुक गई है और नीचे गिरेगी। तो इस अपॉर्चुनिटी विंडो को ठीक से इस्तेमाल करना है और स्किलिंग पे फोकस करना है, लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस करना है, उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है। अदरवाइज़ ये डेमोग्राफी इस वक्त और इस टाइम को हमें सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो फिर हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन भी बूढ़ी हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जब हमारा टाइम आया है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इस्तेमाल करने का, चाइना के ऊपर अपना एडवांटेज आया है, तो उस एडवांटेज को हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक दैट हैज़ बीन लिंगरिंग फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स। उसके अलावा इंडिया के अलावा और भी कई कॉम्पिटिटर्स हैं जिनकी यंग डेमोग्राफी है, जो इंडिया के लिए कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं। चाइना का तो टाइम जा रहा है धीरे धीरे बिकॉज ऑफ ओल्ड एज पॉपुलेशन, लेकिन इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम यंग कंट्रीज लाइक वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस एंड बांग्लादेश हैव सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़। इनके पास एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी भी है, एडवांटेज भी है, और वो ये है कि ये कंट्रीज़ जो हैं दे हैव बिन कैटेगराइज्ड एज LDC, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन WTO, और जिसके कारण इनको थोड़े से एडिशनल या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलते हैं एज फार एज इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कंसर्न। ये इनके लिए एक एडवांटेज है, और यही कारण है कि बांग्लादेश ने हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया। 2020 में ऐसी खबरें भी आई थी कि बांग्लादेश इकोनॉमी हैज़ मूव्ड पास्ट इंडिया एज फार एज GDP पर कैपिटा इज़ कंसर्न्ड, लेकिन फिर कोरोना पैंडेमिक के बाद बांग्लादेश फिर इंडिया के नीचे चला गया है मार्जिनली। बट अगेन प्रोजेक्शंस ऐसे हैं कि 2025 के आसपास बांग्लादेश की इकोनॉमी विल अगेन मूव पास्ट इंडिया एज फार एज GDP पर कैपिटा इज़ कंसर्न्ड। तो ये तमाम इंडिया को एडवांटेज है। चाइना अब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया सारे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कर ही लेगा। हमें अपने स्किलिंग पे फोकस करना होगा, एम्प्लॉयबिलिटी पे, हेल्थ पे फोकस करना होगा। अदरवाइज़ और भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो यंग इकोनॉमी है, जैसे वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, बांग्लादेश। अगर अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी एवरेज एज जो है वो डिक्लाइन हो रही है रादर दैन इंक्रीजिंग। अदरवाइज़ पूरे दुनिया भर की एवरेज एज धीरे धीरे बढ़ ही रही है। इसका मतलब ये है कि अफ्रीका को छोड़ करके बाकी पूरे दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है वो स्टैगनेट हो चुकी है। यहीं थोड़े बहुत और इन्फॉर्मेशन अगर देखे जाए तो मीन एज ऑफ पाकिस्तान इज़ 23 ईयर्स, वेल मीन एज ऑफ अफगानिस्तान इज़ 17 ईयर्स, बट दे आर नॉट ए थ्रेट फॉर इंडिया एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल का और भी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। सो दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज थ्रेट, बट येस दीज कंट्रीज वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, बांग्लादेश कैन बी कंसिडर्ड थ्रेट. The next article is taken from international segment is about India South Korea comprehensive economic partnership agreement, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होती क्या चीज़ है। देखिए, सबसे लोअर लेवल का जो ट्रेड अग्रीमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, जिसमें कुछ गिने चुने गुड्स के ऊपर काफ़ी लिबरलाइज तरीके से ट्रेड किया जाता है। लिबरलाइज तरीके से ट्रेड मतलब उस पर टैरिफ रेट्स कम कर दिए जाएंगे, उसके अलावा उस पर कोटा कम कर दिया जाएगा एज फार एज ट्रेड इज़ कंसर्न। तो अगर दो देश PTA साइन करता है तो कुछ गिने चुने आइटम्स, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव लिस्ट, उस पर ट्रेड लिबरलाइज तरीके से किया जाएगा। अगर वही PTA से हायर होता है FTA, जिसमें ज़्यादातर आइटम्स पे लिबरलाइज तरीके से ट्रेड किया जाएगा, लो टैरिफ रेट्स एंड लो कोटा या नो कोटा रिस्ट्रिक्शंस एट ऑल,
तो ज़्यादातर आइटम्स पे अगर ट्रेड किया जाए लिबरलाइज तरीके से तो उसको कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें होता है निगेटिव लिस्ट, यानी कि कुछ एक आइटम्स को छोड़ करके जो निगेटिव लिस्ट में है ज़्यादातर आइटम्स पे लिबरलाइज तरीके से ट्रेड होगा। इससे भी हाइयर लेवल का इंटीग्रेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीका या सीपा। इसमें देर इज लिबरलाइज ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज बोथ। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों को लेकर के जब लिबरलाइज तरीके से ट्रेड हो तो उसको हम लोग कहते हैं सीपा। अब करंट न्यूज़ क्या है, तो देखिए इंडिया और साउथ कोरिया के कॉमर्स मिनिस्टर्स ने हाल फिलहाल में मुलाकात की। आप देख सकते हैं इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अलॉन्ग विथ हिज कोरियन काउंटर पार्ट। तो साउथ कोरिया और इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर से मुलाकात की और वहाँ पे इन्होंने फैसला लिया कि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है 2009 वाला, उसको फर्दर अपग्रेड किया जाए। तो मुद्दा ये है कि इन दोनों देशों के बीच में अभी ऑलरेडी एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है 2009 से, जिसको हम लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पे और हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं, स्पेशली B2B ट्रांजेक्शन, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमारे यहाँ की कंपनियाँ साउथ कोरिया कंपनियों से सीधा सीधा ट्रेड करें एज फार एज गुड्स और सर्विसेज इज कंसर्न। ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस मीटिंग का। अब जरा इंडिया और साउथ कोरिया के बीच का ट्रेड रिलेशंस देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो अगर बात की जाए इंडिया साउथ कोरिया के ट्रेड की, तो इंडिया हैज़ ए ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विद साउथ कोरिया। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है डिफरेंस इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड विथ अ पर्टिकुलर कंट्री। मतलब आप देखिए साउथ कोरिया हमें लगभग 2021 का डाटा मैं बता रहा हूँ, साउथ कोरिया ने लगभग हमें $12.77 बिलियन का सामान बेचा, जबकि हम लोग साउथ कोरिया को बस $4.68 बिलियन का सामान बेच पाए। यानी कि इफेक्टिवली लगभग साउथ कोरिया ने हमसे $8 बिलियन का पैसा कमाया। इसी $8 बिलियन को कहते हैं हम लोग ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट इज द डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन अ ट्रेड विथ अ पर्टिकुलर कंट्री। साउथ कोरिया की बात की जाए तो साउथ कोरिया से ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमारे देश में आती हैं, जैसे माइक्रोफोन, कैमरा, लैपटॉप्स, वो साउथ कोरिया से आती है, जबकि इंडिया कुछ चीज़ें बेचता है जैसे कि एल्युमिनियम या मिनरल फ्यूल साउथ कोरिया को बेचता है। टारगेट ये है, इस मीटिंग में दोनों ही देशों ने फैसला लिया है कि हम अपने आपस के ट्रेड को लगभग $50 बिलियन तक इंक्रीज़ कर देंगे बाय 2030। अब इस पूरे इवेंट का कि इंडिया और साउथ कोरिया आपस में अपने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो इंडिया साउथ कोरिया रिलेशंस पे सवाल आ जाए तब तो आप लिख सकते हैं सीधा सीधा, लेकिन इंडिया साउथ कोरिया पे डायरेक्ट रिलेशंस पे सवाल नहीं आएगा, इंडिया साउथ कोरिया पे जनरली नहीं आना चाहिए। फिर भी आप एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके आने के चांसेस हमेशा ही नहीं रहते हैं, उसमें आप इस पर्टिकुलर इवेंट का जिक्र कर सकते हैं, वो है मुद्दा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपको पता है यूपीएससी में पूछा जा चुका है, पिछले एपीएससी मेंस में भी पूछा जा चुका है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी मैंने आपको 31 दिसंबर 2021 की जो न्यूज़पेपर एनालिसिस में जब फिलीपींस को हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं इंडिया, उस केस में भी यही बातें बताई थी कि देखिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी दोनों के बीच का अंतर क्या है। लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में स्टार्ट किया था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में लुक ईस्ट को अपग्रेड कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। तो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट के बीच का मेन अंतर क्या है, तो सबसे पहला अंतर तो है फोकस एरिया को लेकर के, कि लुक ईस्ट में फोकस वाज ओनली ऑन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, दीज 10 कंट्रीज वेयर द फोकस इन लुक ईस्ट पॉलिसी। जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर के आई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अपार्ट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया द फोकस विल बी ऑन कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। तो पहला अंतर तो है फोकस रीजन को लेकर के लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में। तो एक्ट ईस्ट इज़ मोर ब्रॉडर एंड इंक्लूड्स ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलिया अपार्ट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। उसके अलावा एक्ट ईस्ट इज़ मोर dynamic in nature as compared to Look East. Look East focused only on economic integration, while Act East focuses on security, connectivity, cultural integration apart from economic integration with these countries. तो दो तरीके से जिन देशों पे फोकस किया जा रहा है वो अलग है, और जिन जिन मुद्दों पे फोकस किया जा रहा है वो अलग है इन लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं फिलीपीन से,
दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल बेचना कुड बी कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी पैक्ट बिटवीन द टू साइड, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से, या स्ट्रैटेजिक पैक्ट बिटवीन द टू साइड्स, ब्रह्मोस की मदद से हम लोग चाइना को कुछ हद तक काउंटर कर सकते हैं इन साउथ चाइना सी। ठीक वैसे ही हम लोग अब साउथ कोरिया के साथ अपने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी कैन राइट दिस एज ए स्टेप टेकन बाय इंडिया अंडर इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बिकॉज लुक ईस्ट में तो वी फोकस्ड ओनली ऑन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, बट नाउ अंडर एक्ट ईस्ट वी आर फोकसिंग ऑन दीज कंट्रीज ऑल्सो, एंड while pursuing our initiatives under Act East policy, India has recently started upgradation process of its comprehensive economic partnership agreement with South Korea, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इन दो पर्टिकुलर इवेंट्स का नाम याद रखना। मान लीजिए, देखिए आपको सब स्टूडेंट्स को पता होता है कि लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में अंतर क्या है, फोकस एरिया को लेकर के अंतर है और एरियाज ऑफ इंटीग्रेशन को लेकर के अंतर है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन को लेकर के अंतर है, किन किन मामलों में हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन उसके कुछ अगर करंट एग्जांपल दे दिए कि ब्रह्मोस मिसाइल हम फिलीपींस को बेच रहे हैं, साउथ कोरिया के साथ हमने हाल फिलहाल में अपने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अपग्रेड करने की कोशिश की है, तो अगर करंट कुछ एग्जांपल्स दे दोगे और टू प्रूव कि हाउ एक्ट ईस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम लुक ईस्ट, तो यू विल फेच बेटर मार्क्स। ये इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन एक्जैक्टली इस टॉपिक पे नहीं है, लेकिन इंडिया के ओवरऑल ट्रेड रिलेशन को लेकर के है। ये सवाल पिछले साल यूपीएससी 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कल तो मैं इसका जवाब दे ही दूंगा। The next article is taken from economy segment. It is about ethanol blending. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है that is created from agricultural products that is having high starch like sugar cane या corn। इस तरीके का उसका केमिकल कंपोजिशन होता है, इस तरह का उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, C2H5OH। एथेनॉल की एक सबसे इम्पॉर्टेंट यूजेज ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स। तो पेट्रोल के साथ इसको थोड़ा बहुत मिलाया जा सकता है एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स। और एथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल होता है उसके क्या फ़ायदे हैं वो ज़रा देखते हैं। तो एथेनॉल को कुछ हद तक पेट्रोल के साथ मिला सकते हैं, जिसको हम लोग ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं, और उससे फ़ायदे होते हैं कि इट मेक्स द फ्यूल क्लीनर। तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशंस या अनबर्न्ड कार्बन के इमिशंस कम हो जाते हैं अगर हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग कर दें पेट्रोल के साथ। तो दूसरा, ऑफ कोर्स अगर हम लोग पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिक्स करेंगे तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट हमारी कम होगी, और पेट्रोल आता है फ्रॉम क्रूड ऑयल, और ज़्यादातर क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, मेनली फ्रॉम वेस्ट एशिया। इस कारण से हमारा बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व उसमें खर्च होता है। तो अगर हम लोग पेट्रोल के साथ थोड़ा इथेनॉल ब्लेंड करेंगे तो हमारी पेट्रोल की ज़रूरतें कम होंगी, और पेट्रोल की ज़रूरत कम होगी तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, और उससे हम लोग अपने फॉरेक्स रिजर्व को थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एथेनॉल है इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैविंग हाई स्टार्च लाइक शुगर केन एंड कॉर्न। तो इस कारण से अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा की गई तो एथेनॉल का डिमांड बढ़ जाएगा हमारे देश में, और एथेनॉल का डिमांड बढ़ जाएगा तो जो फार्मर्स इन तरह के प्रोडक्ट्स उगाते हैं जिससे एथेनॉल बनता है, तो उन फार्मर्स के इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। तो इट कैन बी हेल्पफुल, एथेनॉल ब्लेंडिंग कैन बी हेल्पफुल इन ऑगमेंटिंग फार्मर्स इनकम ऑल्सो। और इन तमाम बेनिफिट्स को ध्यान रखते हुए हमारी सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी लेकर के आई इन 2018, जिसको हम लोग बायोफ्यूल पॉलिसी भी कहते हैं, जिसमें टारगेट रखा गया कि बाय 2025 वी विल अचीव अ गोल ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल। तो यानी कि जो भी पेट्रोल आगे से बिकेगा उसमें 20% एथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। अगर करंट लेवल की बात की जाए तो ज़्यादातर जगहों पे E10 या E8 पेट्रोल बिक रहा है, यानी कि 10% तक का एथेनॉल ब्लेंडिंग करके अभी तक पेट्रोल बिक रहा है। थोड़े बहुत नेगेटिव्स भी हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के, फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं कुछ, जैसे कि फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 20% एथेनॉल ब्लेंड करके अगर अपने गाड़ी में वो पेट्रोल लगाया तो आपकी कार की थोड़ी सी एफिशिएंसी या माइलेज कम हो जाती है, और इसी कारण से अब हमारे जो भी पुराने 4 व्हीलर्स हैं उनको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा अगर हमें ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करना है, तो अदरवाइज एफिशिएंसी विल गो डाउन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एथेनॉल इज़ क्रिएटेड फ्रॉम प्रोडक्ट्स हैविंग हाई स्टार्च कंटेंट,
तो अलग अलग तरीके के एथेनॉल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच एथेनॉल हैज़ बीन क्रिएटेड। देखिए फाइनल एथेनॉल प्रोडक्ट तो एथेनॉल होता है, लेकिन जिस तरीके के प्रोडक्ट से हमने उसको बनाया है उसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन वाला जो रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल है जो हम लोग खुद भी खाते हैं, जैसे शुगर बीट, शुगर केन, वीट, कॉर्न। तो फर्स्ट जनरेशन ये अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में इतनी भूखमरी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक 101 है। तो उस केस में हम अपने खाने पीने वाली चीज़ों के बदले में इथेनॉल बनाने लगे और उसको ब्लेंड करने लगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो फर्स्ट जनरेशन वाले जो रॉ मटेरियल्स होते हैं फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग, दीज आर दोज रॉ मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ फूड क्रॉप फॉर ह्यूमन बींग्स, इसलिए इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड जनरेशन वाले वो हैं जो नॉन एडिबल बायोमास हैं, जैसे कि आप समझिए बैम्बू हो गया, वुड हो गया, इसमें भी स्टार्च होता है, इससे भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग खुद नहीं खाते हैं। इससे हम लोग एथेनॉल बना सकते हैं, इससे हम खुद नहीं खा सकते हैं, इसको कहा जाता है सेकंड जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन की तुलना में बेहतर है। थर्ड जनरेशन और भी अच्छा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जिसे एल्गी से बनाया जाए। अब एल्गी आपको पता है कि उसकी एथेनॉल ब्लेंडिंग भी की एथेनॉल उससे बनाई भी जा सकती है, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च है, और जब तक उसका एथेनॉल नहीं बनाया जा रहा तब तक जब तक एल्गी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक प्लांट ओनली, इट इज़ अ काइंड ऑफ a plant only, and that is how it will release oxygen also, so in that way it is environment friendly also. और जो फोर्थ जनरेशन वाला रॉ मटेरियल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग, वो होता है वेस्ट मटेरियल्स। तो कई सारे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे घरों से जो वेस्ट मटेरियल निकल के आता है ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, उसका पायरोलिसिस किया जाए, गैसिफिकेशन किया जाए, तो उससे भी एथेनॉल बन सकता है। तो ये तो और भी अच्छी बात है कि जो वेस्ट मटेरियल था, वेस्ट को हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, एथेनॉल में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन के एथेनॉल होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल्स दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर देयर प्रोडक्शन। अगर अभी भी बात की जाए तो ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे एथेनॉल प्रोड्यूस होता है दैट इज़ आइदर ऑफ फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। असम सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लेकर के आई है असम सरकार, जिसमें हमारे स्टेट के अंदर एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अगर कोई यूनिट लगाता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, तो उसको कैपिटल सब्सिडी देगी, इंटरेस्ट सबवेंशन देगी। उसके अलावा नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बैम्बू बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट आ रहा है। एथेनॉल नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने एक बैम्बू बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट सेट किया है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं 2G एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट। क्यों? क्योंकि बैम्बू हम इंसान तो खाते नहीं हैं, सो इट विल बी द सेकंड जनरेशन। इस जनरेशन का नॉन एडिबल बायोमास से नुमालीगढ़ में एक एथेनॉल प्रोड्यूसिंग यूनिट आ रहा है। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। ये तो तमाम बातें हो गई एथेनॉल ब्लेंडिंग की बेसिक बातें। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। गुवाहाटी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। IOCL ने हाल फिलहाल में अनाउंस किया कि 10 जनवरी से गुवाहाटी के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे E10 पेट्रोल सप्लाई किया जाएगा। E10 पेट्रोल मतलब 10% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सप्लाई किया जाएगा। इसको मानने से इनकार कर दिया यहाँ के लोकल पेट्रोल डीलर सप्लायर्स ने। तो यहाँ की इनकी अपनी एक ग्रुपिंग है, आप समझिए इंटरेस्ट ग्रुप है यहाँ के लोकल पेट्रोल सप्लायर्स की। उस इंटरेस्ट ग्रुप का नाम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन। उसका जो गुवाहाटी ग्रेटर गुवाहाटी यूनिट है उसने इस E10 पेट्रोल को लेने से साफ साफ मना कर दिया। इट से दैट इट वॉन्ट बी बाइंग E10 पेट्रोल फ्रॉम IOCL। IOCL को अगर अपना पेट्रोल बेचना है तो प्योर पेट्रोल बेचें, हम लोग E10 यानी कि 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल नहीं खरीदेंगे। तो आखिर ये भी समझते हैं कि आखिर क्यों मना किया, E10 पेट्रोल में दिक्कतें क्या हैं, क्यों ये लोग E10 पेट्रोल नहीं खरीदना चाहते हैं। इसके लिए लोग हड़ताल पे भी जाने को तैयार हैं। दे हैव थ्रेटन्ड, दिस एसोसिएशन हैज थ्रेटन्ड कि इट विल नॉट बाई पेट्रोल एट ऑल फ्रॉम IOCL। इससे गुवाहाटी के अंदर पेट्रोल सप्लाई की कमी भी हो सकती है। तो अब ज़रा समझिए दिक्कतें क्या हैं। अगर एथेनॉल को ठीक से नहीं मिलाया गया पेट्रोल के साथ तो एथेनॉल हवा से पानी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। हवा के अंदर मॉइस्चर होता है, आप जानते हैं, राइट, मॉइस्चर होता है। और एथेनॉल इज ए हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस मतलब ये हवा से भी थोड़ा बहुत पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब अब कंपाउंड दैट लव्स वाटर, सो इट कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर ऑल्सो। और इस कारण से अगर एथेनॉल और पेट्रोल को ठीक से नहीं मिलाया गया, ओपन एटमॉस्फेयर में मिलाया गया, तो एथेनॉल कैसा है कि साथ ही साथ हवा से थोड़ा पानी भी खींच लेगा।
इस कारण से इस एथेनॉल E10 पेट्रोल के अंदर थोड़ा बहुत वाटर भी आ जाएगा, और वो वाटर जो है वो पेट्रोल पंप वाले सप्लायर्स के टैंकी के अंदर चला गया तो उनके टैंक को ख़राब कर सकता है, कोरोड कर सकता है, उनके अंदर टैंक के अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन कर सकता है, माइक्रोबियल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ कर सकता है। तो ये सब दिक्कतें हैं। गुवाहाटी के अंदर तो E10 सप्लाई करने की बात हाल फिलहाल में चल रही है, लेकिन कई सारे ऐसे शहरों में ये प्रॉब्लम देखी गई है कि एथेनॉल को ठीक से मिक्स ना करने के कारण एथेनॉल के साथ साथ थोड़ा पानी भी मिक्स हो गया है पेट्रोल में, और वो पानी जो ने टैंकर्स ख़राब कर दिए हैं, कार्स के जो फ्यूल टैंक हैं उसको ख़राब कर दिया है कुछ हद तक। तो मुद्दा ये है कि ऑयल कंपनियों का कहना है कि नॉर्मली एक सही तरीके से पेट्रोल और एथेनॉल को मिक्स किया जाए तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके लिए कैसा है कि पेट्रोल और एथेनॉल को जा करके और पेट्रोल पंप में ही मिक्स होना चाहिए, उनके टैंक के अंदर ही मिक्स होना चाहिए, पेट्रोल पंप के ऊपर। पेट्रोल डालिए, एथेनॉल डालिए, बंद कर दीजिए ऊपर से, कि ताकि एयर से एथेनॉल मॉइस्चर ना ले पाए। लेकिन ये लोग करते क्या है, ऑयल सप्लाइंग कंपनी, ऑयल माइनिंग कंपनी जैसे कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि IOCL वगैरह, ये लोग अपने टैंकर में ही पेट्रोल डाल देंगे, फिर एथेनॉल डाल देंगे। अब टैंकर तो खुला हुआ रहता है, एथेनॉल जब डाल रहे होते हैं तो एथेनॉल हवा से मॉइस्चर भी पकड़ लेता है, और इस कारण से इस टैंकर के अंदर E10 पेट्रोल के अलावा बहुत सारा वाटर भी चला जाता है, और वो वाटर फिर इन पेट्रोल पंप्स के अंदर जा कर के इनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, माइक्रोबियल ग्रोथ कर देता है, कोरोजन कर देता है। इसी कारण से गुवाहाटी के जो भी पेट्रोल पंप के ओनर्स हैं या फिर जो इनका ओवरऑल इंटरेस्ट ग्रुप है वो मना कर रहा है कि हम लोग E10 पेट्रोल तो नहीं लेंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम Assam segment. It is about MSP awareness program in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. MSP क्या चीज़ होती है वैसे तो आप जानते ही होंगे, कई दफ़ा मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया है। इट इज़ अ रेट एट विच द गवर्नमेंट बाइज फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स। तो सरकार क्या कह देती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइस इंश्योरेंस स्कीम, कि जब भी कोई क्रॉप फार्मर्स लगा रहे हैं, लगभग 23 या 24 क्रॉप्स पे MSP अनाउंस करती है सरकार, तो जब भी कोई क्रॉप्स लगा रहे हैं फार्मर्स तो उसके सोइंग के टाइम में ही, उसके इस तरह के सीड डालने के टाइम में ही सरकार उसकी MSP अनाउंस कर देती है कि भाई अगर कोई भी मार्केट में आपसे ये क्रॉप ना खरीदे तो कम से कम हम तो खरीद ही लेंगे इस रेट पे। मान लीजिए कि आप क्रॉप लगा रहे हैं तो पहले ही सरकार ने इस क्रॉप का MSP बता दिया 50 रुपये पर केजी। मुद्दा ये है मतलब कि अगर कोई भी मार्केट में इसको 50 रुपये पर केजी में ना खरीदे या उससे कम आपको मार्केट रेट ऑफर करे तो कम से कम 50 रुपये में तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार की एजेंसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के बिहाफ पे MSP पे फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करती है फार्मर से। इट इज़ अ काइंड ऑफ मेथड टू गिव प्राइस इंश्योरेंस टू द फार्मर, जिससे फार्मर्स को एक तरह की संतुष्टि मिल जाती है कि चलो हम जो क्रॉप उगा रहे हैं वो कम से कम इतने में तो बिक ही जाएगा। एंड इट प्रोटेक्ट्स द फार्मर फ्रॉम मार्केट फेलियर ड्यू टू बम्पर प्रोडक्शन, क्योंकि फार्मर को हमेशा डर लगा रहता है कि अगर कहीं बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, सारे ही फार्मर्स ने ये क्रॉप उगा दिया तो उस केस में इस क्रॉप का दाम गिर जाएगा और मुझे नुकसान हो सकता है। तो इट प्रोटेक्ट्स द फार्मर इन केस ऑफ बम्पर प्रोडक्शन और इन केस ऑफ मार्केट फेलियर इट प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ प्राइस इंश्योरेंस टू द फार्मर। तो हर तरह के क्रॉप के लिए कितना MSP डिसाइड किया जाएगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस करती है MSP फॉर ईच क्रॉप ड्यूरिंग द सोइंग सीजन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आइए। प्रॉब्लम क्या है कि MSP तो पूरे इंडिया के लिए अनाउंस करती है सरकार, भारत सरकार, लेकिन अलग अलग स्टेट्स के अंदर MSP को लेकर के अवेयरनेस नहीं है। कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, जहाँ के फार्मर्स काफ़ी अवेयर हैं और MSP का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर स्टेट्स में फार्मर्स अवेयर नहीं है MSP को लेकर के, और इस कारण से वो अपना फूड क्रॉप किसी मिडिल मैन को काफ़ी सस्ते दामों पे बेच देते हैं। तो यही है करंट कॉन्टेक्स्ट आसाम को लेकर के। आसाम में भी ऐसे ही हालत है। देयर इज़ नो प्रॉपर प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म प्लस लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग्स द फार्मर as far as MSP is concerned, and that is why most of the farmers they sell their paddy crop, अपने धान के खेत जो है ज़्यादातर वो मिडिल मैन को बेच देते हैं, एंड दे डू नॉट गेट फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। और इसी को ख़त्म करने की अब कोशिश शुरू की है हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने। उन्होंने कहा है कि फार्मर्स के फूड क्रॉप का ज़्यादातर फ़ायदा फार्मर्स को खुद मिलना चाहिए और उसके लिए उनको अपना फूड क्रॉप MSP पे बेचना ज़रूरी है। और इसके लिए सरकार को और सरकार के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको कोशिश करनी है कि फार्मर्स को अवेयर करें अबाउट MSP ऑप्शंस अवेलेबल टू देम टू सेल देयर प्रोडक्ट। तो यही
ये आप देख सकते हैं जनता भवन से एक मीटिंग की है उन्होंने असम के तमाम डीसीज़ के साथ, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि अब आपको अपने अपने ज़िले में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स को सेंसिटाइज करना है रिगार्डिंग MSP एंड यू हैव टू सेंसिटाइज देम टू सेल देयर प्रोडक्ट एट MSP। और इसीलिए इसी कारण से 16 जनवरी को एक गांव सभा बुलाई जाएगी पूरे स्टेट आसाम में, अलग अलग जगहों पे गांव सभा बुलाई जाएगी, जहां पे फार्मर्स को अवेयर करना है अबाउट द MSP ऑप्शन अवेलेबल टू देम टू सेल देयर पैडी क्रॉप। आसाम सरकार ने टारगेट रखा है कि इस साल कम से कम 10 लाख मिलियन टन्स ऑफ धान हम लोग MSP पे प्रोक्योर करेंगे, ताकि फार्मर्स को बेहतर से बेहतर प्राइस मिल सके उनके प्रोडक्ट के लिए। और इसके लिए मिशन मोड में एकदम टाइम बाउंड फैशन में कम से कम 194 पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स खोले जाएंगे। तो ये इनिशिएटिव एक मेजर इनिशिएटिव है। अगर कभी भी आपसे कोई सवाल पूछ ले APSC मेंस में, तो आ ही सकता है कि एग्रीकल्चर के क्या इश्यूज़ हैं, तो उसमें आप मेन इशू लिख सकते हैं कि फार्मर्स के पुअर इनकम के पीछे एक मेन कारण है कि वो MSP के ऑप्शन को ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं, या MSP का ऑप्शन ठीक से हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और वहाँ पे आप फिर लिख सकते हैं कि हाल फिलहाल में आसाम सरकार ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है और ज़्यादा ज़्यादा पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर खोल रहे हैं, ताकि MSP का ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट फार्मर्स को पहुँचे। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियल न्यू गैस सोर्स फॉर चाइना इन साउथ चाइना सी? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। एंड जस्टिस BP Katake commission is related to open cast mining in Dehing Patkai. That's all from our side for today. Thanks for watching.